हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा आपके पास जो दो लॉज थे उनकी जो डिस्कशन थी वो की थी। क्रिस्टलोग्राफी में जो दो लॉज, दैट इज आपके पास जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो लॉ किया था दैट इज लॉ ऑफ सिमेट्री जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास सिस्टम्स होंगे, जो आपके पास जैसे कि क्यूबिक सिस्टम हमने डिस्कस किया था, वहां पे उसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स भी होंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो क्यूबिक के लिए क्या रहेंगे, सेम सिमेट्री एलिमेंट्स हमेशा आएंगे। तो हमने वहां पे कैलकुलेट किए थे 23 सिमेट्री एलिमेंट्स। तो होप सो आपको उस लेक्चर का प्रॉपरली पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो करने वाले हैं वो आपके पास क्योंकि मैंने आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, तो मैं इसी में थोड़ा सा आपको ब्रेवियस लैटिसेस भी समझाने वाला हूं। क्योंकि जो नेक्स्ट लॉ है, जो थर्ड लॉ है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी आपके पास ये जो ब्रेवियस लैटिसेस हैं ये आपके पास सिमेट्री से काफी हद तक रिलेट करते हैं। तो इट इज बेटर कि हम ब्रेवियस लैटिसेस को यहाँ समझ लें। जब भी आपने कभी ब्रेवियस लैटिसेस समझने हैं तो प्लीज जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं उसी से देखना, और जो आपको मैंने बताना है उसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द बुक्स पे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रॉपर नहीं रहती है। तो इसीलिए जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ उसको ध्यान से आपने नोट करना है और इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने ब्रेवियस लैटिसेस निकालने हैं। बेसिकली ब्रेवियस लैटिसेस होते क्या हैं, और जो कैटेगराइजेशन करते हैं ब्रेवियस लैटिसेस पे हम किस बेसिस पे करते हैं। देखिए, मैंने आपको सिमेट्री एलिमेंट्स लास्ट टाइम आपको डिस्कस किए थे आपके पास। जो मैंने आपके पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने आपके पास डिस्कस किए थे उनमें जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके पास बताई थी वो आपके पास शोन फ्लाइज सिंबल्स के सिंबलिज्म के थ्रू मैंने आपके पास वो बताया था। जो क्रिस्टलोग्राफी है, हालांकि हम उसमें जो क्रिस्टलोग्राफी में जो आप सिंबल्स डिस्कस करते हैं या सिंबलिज्म आप डिस्कस करते हैं वो हरमन मॉगविन जो आपके पास सिंबलिज्म है उसके साथ आप चलते हैं। बेसिकली मैं उस सिंबलिज्म को इसलिए वहां पे डिस्कस किया है क्योंकि वो जो आपके पास शोनफ्लाइज सिंबलिज्म है वो आपके पास आप डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने उसको यूटिलाइज किया है, उन सिंबलिज्म को मैं उसी को यूटिलाइज करके आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी आपने ध्यान रखना। तो क्या होता है, आपको मैंने जो पीछे जो एक लेक्चर बताया था जिसमें आपके पास मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल आपके पास डिस्कस किए थे, मैं उसी को कंसीडर करके आगे आपके पास मूव करने वाला हूं। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं। अभी आपने ध्यान रखना है, इसको जो मैं आपके बता रहा हूँ उसको स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं पाएंगे तो आप आगे भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी आप इसको ध्यान रखें कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो जो आपके पास जो यूनिट सेल मैंने आपके पास पहले डिस्कस किया है वो आपको उसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें आपके पास एटम्स क्या रहते हैं, कॉर्नर्स पे रहते हैं। बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के बीच में रहते हैं, जो फेस सेंटर्ड है वो फेस के सेंटर्स पे, और एंड सेंटर में आपके पास क्या होते हैं, जो अपोजिट फेसेस होते हैं उसके एंड पे रहते हैं। बेसिकली जब मैंने आपके पास वहां पे उन यूनिट सेल की बात की थी तो मैंने आपके पास एज लेंथ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपके पास एज लेंथ नहीं डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास वहां पे मैं उस जो नोटेशन है जो आपके पास बॉडी सेंटर्ड की, वो यहाँ पे नहीं कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बोलने का मतलब, अगर मुझे यहाँ पे जो नोटेशन कंसीडर करनी है, बेसिकली वहां पे मैं क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा था एक्चुअल में, और उसमें आपके पास एटम्स को मैंने यहाँ पे वहां पे बताए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एज लेंथ वहां पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दी थी मैंने, और उसके बेस में मैंने आपके पास जो है वो यूनिट सेल बताए थे। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे जो एज लेंथ है, दिस इज नॉट बेसिकली द एज लेंथ, पहली बात याद है। जो आपके पास मैं यहाँ पे जो सिस्टम कंसीडर करने वाला हूँ उसमें मैं आपके पास एज लेंथ नहीं कंसीडर करने वाला हूं। मैं आपके पास जो ट्रांसलेशनल जो वेक्टर्स बनेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी लेंथ की बात करूंगा। मेरी बात आप समझ लेना अच्छे से।
बेसिकली जब आपके पास कोई क्रिस्टल सिस्टम बनता है तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं। वन डायमेंशन में आपके पास एक लेयर बनेगी जो जिसमें आपके पास एक ही एटम्स बार बार रिपीट होंगे। टू डायमेंशंस में आपके पास दो डायमेंशंस में आपके पास क्या होंगे, एटम्स बार बार रिपीट होंगे और उससे वेक्टर्स जो बनेंगे तो वो आपके पास हो गया उसके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। थ्री डायमेंशनल में आपके पास एक पॉइंट पे तीन वेक्टर्स आपके पास आप बनाएंगे एक टाइम पे, और उसकी वजह से आपके पास जो पैटर्न्स वहां पे आएंगे, आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आएंगी, उसको यहाँ पे हमने कंसीडर करना है। तो मीन्स टू से अब वहां पे देखो मैंने आपके थ्री डायमेंशन में बोला तो तीन वेक्टर्स, तो हर एक वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड रहने वाला है। तो अगर मैग्नीट्यूड रहने वाला है तो हर एक वेक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसमें ए बी एंड सी, उनके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करूंगा। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास ये वेक्टर्स जो आपके पास अगर जो बन रहे हैं, इन वेक्टर्स के बीच में एक एंगल्स बनते हैं। अब आपके पास अगर मैं इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को और अगर मैं डिफरेंट एंगल्स को कंसीडर करूं तो उसके बेस पे आपके पास जो नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आपके पास आते हैं वो आते हैं टोटल 7। देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो आपके पास बनते हैं। हालांकि ट्रूली अगर मैं बोलूं तो देयर आर ओनली 6 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, और जो एक्चुअल में जो लास्ट वन में जिसकी बात कर रहा हूं उसमें दो इकट्ठे होते हैं। तो 6 और 7 इकट्ठे एक आप ग्रुप में कंसीडर कर सकते हो, और जो 6 और 7 जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं उस टाइम बता दूंगा कि 6 और 7 की मेरी क्या मतलब बोलने का मतलब है। ठीक है, अब आपके पास मैंने ये लेक्चर लंबा रहेगा आपके पास, अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। तो अब आपके पास मुझे इन वेक्टर्स की जो लेंथ है और आपके पास जो एटम्स की कंडीशन है, कहाँ कहाँ एटम्स एक यूनिट सेल में आ सकते हैं, उनको आपको समझाना है। पहले सब कुछ सेम आएगा, बोलने का मतलब ये है कि सब कुछ सेम का मतलब ये कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपके पास वैसे ही आएंगे जैसे बॉडी सेंटर में आपने डिस्कस किया, फेस सेंटर में डिस्कस किया या किसी में भी डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि अब आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो आपके पास से डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है वहां पे डिफरेंट हो सकता है। तो आपने ये याद रखना, ध्यान नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि देखो आपने नोटिस किया होगा तो जो जो सिंपल क्यूबिक था उसमें आपने क्या नोटिस किया था कि जो एटम्स थे एक दूसरे के क्या थे, एक दूसरे क्लोज टच कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलने का मतलब अब आपके पास हो सकता है वो टच भी कर रहे हो सकता है दूर भी हो। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है और आपने इसको प्रॉपर्ली समझना है। तो पहले डिस्कस करता हूं मैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपके पास क्या होगा, एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे रहेंगे, और आपके पास अगर कॉर्नर्स पे एटम्स रहते हैं तो 8 वहां पे कॉर्नर्स हैं। आपके पास जो यूनिट सेल मतलब आपके पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिंपल क्यूबिक, या हम उसको यूनिट सेल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिमेट्री कंडीशंस में कंसीडर कर रहा हूँ। सिमेट्री जो कंसीडरेशन जब हम करते हैं तो आप इसको सिंपल क्यूबिक बोलिए डायरेक्टली, या प्रिमिटिव टाइप बोल दीजिए। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप मतलब पी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड, अब आपके पास दूसरा, अगर आपने यूनिट सेल बोलना है तो आप अकॉर्डिंग टू सिमेट्री कंडीशंस लगा के बोल सकते हो, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम यूनिट सेल के जो आपके पास जो डेफिनेशन डिस्कस की है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। वो स्टोइकियोमेट्री को काफी हद तक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्री से रिलेट नहीं करता। तो इसलिए आप अगर बात करेंगे वहां पे, अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलना है, आप बोलेंगे क्या कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिमेट्री कंडीशंस। सिमेट्री कंडीशंस पे आपके पास यूनिट सेल की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। सेकंड, जो दूसरा मैं आपके पास यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके पास क्या, बॉडी सेंटर्ड। मैंने आपको बॉडी सेंटर्ड की बात की, तो बॉडी सेंटर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड को, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड को अगर मैंने आई से रिप्रेजेंट करने का दिया तो मतलब अब आपके पास क्या होंगे, एटम्स कॉर्नर्स पे रहेंगे और एक एटम क्या रहेगा, सेंटर पे रहेगा। थर्ड आपके पास जो डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे आपके पास, दैट इज एफसीसी, जिसको हम फेस सेंटर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो फेस सेंटर्ड है उसमें उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, और आपके पास एटम्स कहाँ रहेंगे, कॉर्नर्स एंड इन द सेंटर ऑफ फेसेस। जो यूनिट सेल है उसके जो फेसेस है, जितने भी कितने 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस के ठीक सेंटर में आपके पास एटम्स रहेंगे और क्या रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास डिस्कस करते हैं क्या, जो आपके पास फेस सेंटर्ड के बाद आ गया एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में आपके पास क्या होगा, अपोजिट फेसेस के एंड पे भी एटम्स रहेंगे, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, लेकिन अपोजिट फेसेस के जो सेंटर्स हैं, क्या है, अपोजिट फेसेस के जो सेंटर्स हैं
उन पे क्या रह सकते हैं, एटम्स रह सकते हैं। तो दो ही फेसेस आएंगे यहाँ पे अपोजिट, जो लास्ट के, ठीक है, उनके जो सेंटर्स हैं वहां पे आपके एटम्स यहाँ पे रहेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसको करते हैं ए, बी एंड क्या, सी। मतलब तीन तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 6 फेसेस हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन में आपके पास एंड सेंटर्ड बन सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन को ए बोल सकते हैं, सेकंड को बी बोल सकते हैं, थर्ड को सी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आपके पास बन सकती हैं, यूनिट सेल्स बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, वो आपके पास मैंने यहाँ पे बता दिया। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने अभी आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है उसकी अभी आपके पास डिस्कशन नहीं की है, ना ही मैंने एंगल्स की डिस्कशन की है। जो एंगल्स इन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के बीच में बन रहे हैं उनकी भी डिस्कशन नहीं की है। एक्चुअली मैं बेसिकली इनकी डिस्कशन करूंगा। अभी जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे उनमें इन चीजों की मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए इनकी डिस्कशन करता हूं। तो मैंने आपके पास बोल दिया कि देर आर टोटल 7 जो मेन क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं आपके पास, बेसिकली 7 बनते हैं। और किसकी वजह से बनते हैं? जो आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, या ट्रांसलेशन, कोई एक ट्रांसलेशन वेक्टर ले लीजिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए या फिर बी या सी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको लेता हूं और साथ में क्या ले लेता हूं, जो एंगल्स में कंसीडर करता हूं, जो मैं एंगल्स कंसीडर करता हूं उनके बीच में, तो देयर आर टोटली कितने टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? देयर आर ओनली 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आपके पास बनते हैं। इस लाइन को समझ लेना कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम बने वो किसकी बेसिस पे बने हैं। अब आपके पास जो मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम बने हैं, ये भी आपके पास फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपके पास डिस्कस की थी, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्कशन की थी, उसके बेसिस पे। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करूं और उसको मैं अप्लाई कर दूं, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेसिस पे भी आपके पास ये जो क्रिस्टल सिस्टम है वो आगे क्या हो जाता है, फर्दर डिवाइडेड होता है। और उसके बेसिस पे आपके पास जो यूनिट सेल, जो आपके पास क्रिस्टल जो आपके पास है, वो सिस्टम जो है वो किस में फर्दर टूट जाता है, 14 सिस्टम्स में बन जाता है, जिसको हम 14 लैटिसेस सिस्टम कहते हैं और जिसको हम ब्रेविस लैटिसेस भी कहते हैं। तो ये आपके पास मैंने आपको बता दिया कि किसके बेसिस पे क्या होता है। मैं इसको डिटेल में समझने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको कभी इस चीज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि क्या मैंने कहा। तो सबसे पहले करते हैं कि जो मैंने आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए वो कैसे कैसे आपके पास बनाए हैं। जब मैं आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपके पास जो 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करता हूं वो कौन सी करता हूं, क्यूबिक सिस्टम की बात करता हूं। क्यूबिक सिस्टम में आपके पास बेसिकली जो एटम्स होते हैं, अगर मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के थ्रू करता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं जो आपके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बना रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो वहां पे जो आपके पास ए होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। और बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो मैंने ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी वहां पे बता दिया। सेकंड, जो एंगल्स वहां पे रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल्स बनेंगे, इसको मैं यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। और तीनों एंगल्स के, दोनों एंगल्स मतलब जो अल्फा और बीटा और गामा का जो एंगल्स हैं वो क्या रहेंगे, सभी के लिए 90 डिग्री इक्वल रहेंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, बीटा इक्वल टू गामा होगा, एंड अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू गामा होगा, दैट इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल रहेगा। तो फर्स्ट आपके पास क्यूबिक सिस्टम आ गया। मैं आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास सामने बताई है और आपके पास मैंने कह दिया है कि इस तरीके से ये सिस्टम रहेगा, जो आपको मैंने आपके पास बता दिया। सेकंड सेकंड जो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं अब आपके पास, वो कर रहा हूं कौन सा, टेट्रागोनल। कौन सा डिस्कस कर रहा हूं, टेट्रागोनल। इसको मैंने इसलिए मैं आपके पास इस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको याद कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने इसको कोई मतलब तरीका बनाना है याद करने का, तो आप इसको याद कर सकते हो। बेसिकली वैसे समझ लेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सीटीओ में रहना है तो ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो, जैसे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, जो सीटी, सी से मतलब क्यूबिक बन गया, टी से आपके पास टेट्रागोनल बन गया, ओ से ऑर्थोरोम्बिक,
में से मतलब मोनोक्लिनिक। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, जो आप कोई एक पैटर्न बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो इसका। तो नेक्स्ट सिस्टम था टेट्रागनल। टेट्रागनल में बेसिकली आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। क्या, यहाँ पे a इक्वल टू बी तो होता है, पर b इज नॉट इक्वल टू सी। एक आपके पास जो वेक्टर है वो आपके पास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका जो है, जो अदर जो वेक्टर्स हैं उनके बराबर नहीं रहता है। और दूसरी बात, एंगल्स आपके पास यहाँ पे सेम रहती हैं, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा रहता है, एंड बीटा इक्वल टू क्या रहते हैं, गामा के बराबर, और गामा किसके बराबर रहता है यहाँ पे, 90 डिग्रीज के बराबर रहता है। ये सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हो गया। थर्ड, अगर आपके पास क्रिस्टल सिस्टम जो बनता है वो बनता है ऑर्थोरोम्बिक। क्या बनता है आपके पास, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या रहता है, अब आपके पास तीनों की तीनों जो आपके पास ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो मतलब a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c। अब अगर a इक्वल टू b, a अगर b के बराबर नहीं रहा और b इक्वल टू c के बराबर नहीं रहा, तो मतलब आपके पास एक नया सिस्टम बन सकता है। किसके बेसिस पे, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एंगल्स भी इसमें साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एंगल्स आपके पास अल्फा इक्वल टू बीटा रहता है, बीटा इक्वल टू क्या रहता है, गामा, और ये किसके बराबर आता है, 90 डिग्रीज के बराबर आता है। तो ये आपके पास तीसरा क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपके पास डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। स्ट्रक्चर आप देखते रहना, इसमें मैंने आपका स्ट्रक्चर बताई हुई है आपके पास कि कैसे एक्चुअली बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगी इसमें। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपके पास जो ऑर्थोरोम्बिक है वो होगी कैसे बेसिकली आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काम आएगी आपके पास आगे जब हम ब्रेवियस लैटिसेस निकालेंगे तो उसके काम आएगी। मैं कोशिश करूंगा अगर लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड करने के लिए, क्योंकि आपके लिए भी मुश्किल रहेगा इसको थोड़ा सा अगर आप इसको इकट्ठा देखेंगे तो। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट है अब आपके पास क्या, दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपके पास क्या रहता है, आपके पास रहती है यहाँ पे जो जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास तीनों जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट रहता है। तीनों के जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते हैं, मतलब a इक्वल टू बी नहीं रहेगा, b इक्वल टू सी नहीं रहेगा मोनोक्लिनिक में भी। लेकिन यहाँ पे एक इशू और आ जाता है क्या, कि अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा, और ये जो अल्फा जो और गामा के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे। लेकिन जो बीटा है वो आपके पास अल्फा और गामा के बराबर नहीं रहता है, मतलब बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं रहता है तो आपके पास जो नया सिस्टम आपके पास बनता है इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्लिनिक सिस्टम, जो कि आपके पास मैंने स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज क्या, ट्राइक्लिनिक। बड़ा सिंपल है, आपने समझा होगा, हमेशा आपको पता ही है इस चीज के बारे में। तो अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं पोजेस करता एक्सेप्ट वन। उसकी बाद में बात करूंगा कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट ये पोजेस करता है। लेकिन अभी आपके पास सिमेट्री एलिमेंट की बात नहीं करनी है मैंने, कि ये मेरा कहने का मतलब ये था कि दिस इज हाईली अनसिमेट्रिकल सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कंसीडर किया जाता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे a इक्वल टू बी नहीं रहेगा और b इक्वल टू सी नहीं रहेगा, मतलब तीनों के तीनों जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो ये तीनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और एंगल्स आपके पास यहाँ पे अल्फा भी बीटा के बराबर नहीं रहेगा, बीटा भी गामा के बराबर नहीं रहेगा, और आपके पास जो ओवरऑल जो है जो एंगल है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जो तीनों के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री भी नहीं रहने वाले। तो ये आपके पास बन गया ट्राइक्लिनिक सिस्टम। नेक्स्ट इज हेक्सागनल एंड ट्राइगोनल। ये दोनों के दोनों सिस्टम है, ये इकट्ठे कैटेगराइज किए जाते हैं, जिसको हमने अलग अलग किया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये एक्चुअली बेसिकली एक ही सिस्टम है जिसको हमने दो फॉर्म में कैटेगराइज किया है। तो हेक्सागोनल में आपके पास क्या रहता है, a इक्वल टू बी एंड b इज नॉट इक्वल टू c। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आपके पास यहाँ पे a जो है वो आपका ट्रांसलेशनल वेक्टर जो a और b है वो आपके पास इक्वल रहेगा, बट b एंड c जो है वो इक्वल नहीं रहेगा। और यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे अल्फा और जो बीटा का जो एंगल है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दैट इज ट्राइगोनल। स्ट्रक्चर देखते रहिए आप। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखते रहिए और साथ साथ में समझते रहिए कि आपको क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज आपके पास ट्राइगोनल।
ट्राइगोनल में आपके पास मैं आके बात करूं तो ट्राइगोनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में आपके पास क्या होता है, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। और दूसरी बात, एंगल्स आपके पास यहाँ पे सेम रहती हैं, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा रहता है एंड बीटा इक्वल टू क्या रहते हैं, गामा के बराबर, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक नया क्रिस्टल सिस्टम आपके पास मैंने यहाँ पे बता दिया आपके पास। तो ये टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आपके पास बने ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एंड क्या द एंगल बिटवीन दीज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। ये आपने समझ लेना है, मैंने आपको समझा भी दिया काफी डिटेल में, मैंने आपको बता दिया ये आपके पास डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम जो आपके पास बने। अब ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो आपको मैंने कहा था कि जैसे कि आपके पास n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बेसिस पे इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करता हूँ तो आपके पास जो भी आपके पास डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स आएंगे उनमें मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो कंडीशन है वो ऐड कर दी होगी, और उसके बेसिस पे आपके पास इनको क्या किया है, मैंने कैटेगराइज किया होगा, और उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ टोटल सिस्टम्स क्रिस्टल सिस्टम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 14 क्रिस्टल सिस्टम्स और आपके पास बनेंगे, और उसको हम लैटिसेस सिस्टम कहते हैं या उसको ब्रेविस लैटिसेस हम कहते हैं। तो चलिए, मैंने अब आपको इसको बताना है, प्रॉपरली समझना है इसको कि क्या कहने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा जिस हिसाब से अब यहाँ पे मूव करने वाला हूँ उस हिसाब से आपने भी मूव करना है। अभी आपके पास तो मैंने जो लास्ट जो टेबल बनाया उसमें आपको काफी हद तक क्लियर हो गया कि क्या मैंने किया है। अब मैं थोड़ा टेबल इस हिसाब से बनाऊंगा कि जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बढ़ता चले, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। तो मैं एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर की वैल्यू, जैसे कि मैंने एन की वैल्यू वहां पे कहा क्या बताई थी, C2 बताई थी, C3 बताई थी, C4 बताई थी। तो इस हिसाब से मैं जो ऑर्डर की वैल्यू है वो क्या करने वाला हूँ, अब आपके पास इंक्रीज करने वाला हूँ, और उसकी के बेसिस में आगे मैं मूव करूंगा। तो चलिए अब आपको इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वो कंसीडर करूंगा जिसमें आपके पास कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहेगी। ट्राइक्लिनिक सिस्टम सबसे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल सिस्टम रहेगा। और अगर आपका ट्राइक्लिनिक जो है सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम आपके पास आएगा ओनली। इसमें कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहती है। अब आपके पास मैंने बोला ना सिंपल क्यूबिक, तो मतलब सिंपल क्यूबिक कौन सा, जो मैंने आपको लास्ट में आपके पास मैंने 3-4 कैटेगरीज बता के बताई, जिसमें सिंपल क्यूबिक को मैंने बताया क्या, प्रिमिटिव से, जिसको मैं प्रिमिटिव कहता हूं वहां पे। तो प्रिमिटिव सिस्टम आपके पास वहां पे मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल क्यूबिक समझ गए होंगे आप, या प्रिमिटिव सिस्टम आप समझ गए होंगे। प्रिमिटिव सिस्टम ही इसमें आएगा। मैंने आपको बोला कि कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहेगी, मतलब एटम्स कहाँ रहेंगे, ओनली कॉर्नर्स पे यहाँ पे रहेंगे। तो कॉर्नर्स पे रहेंगे तो इसमें क्या रहेगा, सिंपल नथिंग, मतलब आपके पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहेगी। इसमें सिर्फ एक सिमेट्री एलिमेंट्स आ सकता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, आई। आई मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है, या इन्वर्जन सेंटर इसमें आ सकता है। सेकंड, अब मैं आपके पास डिस्कस करने वाला हूं क्या, मोनोक्लिनिक सिस्टम। एक काम करता हूं, ये एक टेबल आपके पास बता देता हूं, और इन टेबल्स को पहले मैं आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, और उसमें जो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं उसको भी मैं आपके पास बता देता हूं। फिर आपके पास अगर आप जो डिटेल है इसकी उसको बाद में साथ में डिस्कस करता हूं, ताकि आपको उस चीज को समझने में इजी हो जाए आपके लिए। तो सेकंड आपके पास दैट इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। और मोनोक्लिनिक सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक C2 एक्सिस रहती है, ओनली C2 एक्सिस, वन C2 एक्सिस। वन C2 एक्सिस मतलब ये कि अब आपके पास टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन रहनी चाहिए, उसके अलावा इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहनी चाहिए। क्या कहने का मतलब है मेरा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी सिस्टम की यहाँ पे मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, उसमें मैंने जो ये सारे के सारे कैटेगराइज किए हैं ना आपके पास, जो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम जो आगे बनाए हैं 14, ये बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बेसिकली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं आपके पास यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो क्रिस्टल सिस्टम फिर डिफरेंट बन जाता है। तो इसीलिए आपने याद रखना है आपके पास इस चीज को। बेसिकली जब मैं इन क्रिस्टल सिस्टम की आपके पास बात करता हूं, तो मेन जो आपके पास जो सिमेट्री एलिमेंट है, जो भी आपके पास इन क्रिस्टल सिस्टम को हेल्प कर रहा है डिवाइड करने के लिए, वो होना पहली बात इसेंशियल होना चाहिए, होना जरूरी है।
तो जब आपके पास मैं मोनोक्लिनिक सिस्टम को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं जिसके पास ओनली वन C2 एक्सिस हो, तो उसमें जो आपके पास डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज आती हैं, या आपके पास जो ये यूनिट सेल आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, वो कौन से आते हैं? सिंपल एंड क्या, एंड सेंटर्ड, मतलब मैं पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ प्रिमिटिव, और दूसरा आपके पास क्या, एंड सेंटर्ड से, एंड सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करना है तो ए या बी या सी, किसी भी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 2 + 1 कितने हो गए? 3 क्रिस्टल सिस्टम्स आपके पास, लेटिस सिस्टम मैंने अभी आपके पास बना दिए। इसी तरीके से मतलब अगर मैं सिंपल क्यूबिक और जैसे फेस सेंटर्ड डिफरेंट डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं कि इसके अंडर इन मोनोक्लिनिक या आपके पास ट्राइक्लिनिक या ऑर्थोरोम्बिक के अंडर इनको बनाना शुरू करूंगा, तो आपके पास टोटल आएंगे 14 ब्रेविस लेटिसेस। तो जो नेक्स्ट है अब आपके पास, दैट इज क्या, दैट इज आपके पास है ऑर्थोरोम्बिक। स्ट्रक्चर देखते रहना है अपने साथ साथ में, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दी है। तो ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या आएंगी? 3C2 एक्सिस रहेंगी, और वो भी एक दूसरे की क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेगी। कि 3C2 एक्सिस मतलब क्या हुआ? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो आपके पास यहाँ पे जो इट इज कॉल्ड एज एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या रहेगी? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी, और वो भी क्या रहेंगी? तीनों की तीनों एक दूसरे की क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इसमें जो आपके क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं, वो क्या क्या आ सकते हैं? जो प्रिमिटिव है, ये आपका सिंपल क्यूबिक है, उसको उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक ना कंसीडर करो, प्रिमिटिव कंसीडर करो, इट इज बेटर। क्योंकि जब आपके पास क्यूबिक आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए फिर आप बताना, क्योंकि क्यूबिक में A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इट इज बेटर कि सिंपल क्यूबिक की जगह हम क्या करें? कंसीडर प्रिमिटिव कंसीडर करें। तो प्रिमिटिव में अब आपके पास ऊपर भी आप इसको करेक्ट कर लेना। तो प्रिमिटिव है यहाँ पे आएगा। और अगर प्रिमिटिव अब साथ में क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या लिखूंगा मैं? दैट इज आई। फेस सेंटर्ड मतलब F। और क्या रहेगा यहाँ पे? एंड सेंटर्ड, दैट इज क्या? C। तो मतलब कि अब आपके पास मैंने यहाँ पे चारों के चारों क्रिस्टल सिस्टम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो कितने हो गए? 4 + 2 6, एंड 6 + 1 7। 7 तो यहीं पे बन गए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आए, क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, रहती है आपके पास 3C2 एक्सिस रहती हैं, जो कि एक दूसरे की क्या रहती हैं? परपेंडिकुलर रहती हैं। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल भी कहते हैं, ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल जो आपके पास है, या आपके पास जो ट्राइगोनल है, उसमें एक C3 एक्सिस रहना जरूरी है। मतलब C3 एक्सिस जो है, मैंने आपको पहले बताया है क्यूबिक सिस्टम में, जब आपके पास मैं डिस्कस कर रहा था, तो C3 एक्सिस मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर एक C3 एक्सिस रहना जरूरी है, तो आपके पास यहाँ पे अगर एक C3 एक्सिस रहेगी किसी सिस्टम में, तो वो रहेगा ओनली क्या? सिंपल क्यूबिक, सॉरी, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव के लिए जो आपके पास यहाँ पे नोटेशन है, वो क्या आ गई? P से। तो अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट है टेट्रागोनल। जो टेट्रागोनल है, उसमें क्या आया आपके पास? एक C4 एक्सिस रहेगी। टेट्रागोनल में क्या रहेगी? ओनली वन C4 एक्सिस रहेगी। अगर ओनली वन C4 एक्सिस है, तो आपके पास यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम आपके पास बनेगा, वो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा दैट इज प्रिमिटिव, एंड सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड। क्या रहेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? दैट इज प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके। अब आपके पास जो नेक्स्ट है, दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपके पास एक क्या रहेगी? C6 एक्सिस रहनी जरूरी है। C6 मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो क्या रहेगी? यहाँ पे C6, दैट इज 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी। और इसमें हम इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सॉरी, सिंपल क्यूबिक नहीं, प्रिमिटिव मैं कंसीडर करूंगा। इसमें क्या आएगा? ओनली वन प्रिमिटिव सिस्टम इसमें आ सकता है। अब आपके पास इस चीज को समझने के लिए एक याद, चलो बाद में बताता हूँ इसको, जब आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्यों इसमें क्या आया। नेक्स्ट लास्ट में है क्यूबिक। तो क्यूबिक में 4C3 एक्सिस आएंगी। अगर आपके पास 4C3 एक्सिस आएंगी, तो इसमें आपके पास कौन कौन से सिस्टम आ सकते हैं? सिंपल, दैट इज प्रिमिटिव। सेकेंड आपके पास बॉडी सेंटर्ड, दैट इज आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और थर्ड दैट इज क्या? फेस सेंटर्ड। कौन सा आ सकता है इसमें? फेस सेंटर्ड। क्यूबिक में और साथ में आएगा कौन सा? फेस सेंटर्ड। अब आपके पास मैं इनको टोटल करता हूं। देखिए, ट्राइक्लिनिक में एक आया, मोनोक्लिनिक में दो आए। 2 + 1 कितने हो गए? 3। और ऑर्थोरोम्बिक में कितने आए? 4। 3 + 4 कितने हो गए? 7। और अब आपके पास रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में कितने आए? एक।
तो 7 + 1 कितना हो गया 8। टेट्राहेड्रल में आपके पास 2 आए, 8 + 2 हो गए 10, और एक आपके पास हेक्सागोनल में आया 1 11, और 3 कितने आए इसमें क्यूबिक में आए, तो 3 कितने हो गए 14। तो देयर आर टोटल 14 आपके पास जो ब्रेविसेस लैटिसेस बने, और किसकी बेसिस पे बने ये, दिस इज बेस्ड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके बेसिस पे बने हैं ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेसिस पे बने हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशंस में आपको बताऊंगा कि आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशंस कैसे इन सिस्टम में आपके पास आती है, और हर एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे हम इन द नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर होगा उसमें, और इसी का दैट इज सेकंड पार्ट होगा इसी में। क्योंकि ये लेक्चर भी काफी लंबा हो गया है, तो आई थिंक आज के लिए ये इतना सा लेक्चर काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए इसकी जो थोड़ा सा और डेप्थ है उसको देख लेंगे। चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोगों के साथ। अभी के लिए इट इज सफिशिएंट। होप सो आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज बता देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम।